So hello everyone, welcome back to Exine Classes by Muskan. Welcome again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज के फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. What we are going to read today? We are going to learn about biotechnology, biotechnology principle and process. तो आज हम लोग किस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस. तो चैप्टर का नाम ही जब बायोटेक्नोलॉजी है तो आपको थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है ना. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि चैप्टर में है क्या. ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है, सीधा सा मतलब लाइफ. लाइफ मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब लाइफ नॉन लिविंग में तो होती नहीं है, जाहिर सी बात है. तो लाइफ का मतलब क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, नए नए टेक्निक्स, यानी कि टेक्निक्स. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, कुछ नई चीजों का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग किसके अंडर में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में पढ़ेंगे. क्लियर. द यूज ऑफ living new techniques in the living organism to produce a product and services which are useful to humans. इसको हम क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे. क्लियर. अब इसमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के बारे में प्रिंसिपल पढ़ना है, प्रोसेस पढ़ना है. प्रिंसिपल में दो प्रिंसिपल पढ़ना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. ये मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूंगी, जस्ट मैं बता रही हूँ कि ये चैप्टर में पढ़ना है. प्रिंसिपल में क्या पढ़ना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. प्रोसेस में क्या पढ़ना है, प्रोसेस तो पूरा चैप्टर है ना. प्रोसेस बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है. बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर. इसमें अब लोग अपना क्या बना रहे हैं, फ्यूचर बना रहे हैं. इसमें इंडिया में अभी कम स्कोप है क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल इन दिस इंडिया. बट आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च चल रही है और स्कोप भी बहुत ज़्यादा है. तो अब क्या हो रहा है, लोग बहुत सारे लोग बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस ये सब पढ़ रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग किस में जा रहे हैं, किस फील्ड में जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जा रहे हैं. क्योंकि आने वाले टाइम में लोगों को पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत बहुत फ्यूचर है बायोटेक्नोलॉजी में. आपको अभी देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कि लोग इन आईवीएफ सेंटर्स जा रहे हैं, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान कर रहे हैं. तो ये सब किसके लिए पॉसिबल हुआ है, कैसे पॉसिबल हुआ है, दिट्स ऑल बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. क्लियर है. तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस एंड बाय यूजिंग द टेक्निक्स टू वी प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मतलब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं कुछ और चीज़ों के फॉर्मेशन के लिए. अब आपको पता होगा ओल्ड टाइम में क्या होता था, आप दादी पर दादी से पूछोगे तो क्या बोलेंगी कि हम लोग तो दही में दही बनाने के लिए हम लोग इनोकुलम डालते थे, है ना. तो वो इनोकुलम क्या है, दैट इज ऑल्सो बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण तो कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना. अब इतना ज़्यादा ब्रेड ब्रेड को बनाने के लिए क्या होता है, ईस्ट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सैक्रोमाइसिस सेरामाइसिस. तो ईस्ट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसको ही तो यूज़ करके कुछ और बना रहे हैं हम लोग, है ना. सो दीज आर ओल्ड टेक्नोलॉजी, है ना. ओल्ड टेक्नोलॉजी पता चल गया. अब न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है. जैसे आप आईवीएफ सेंटर्स देख लो, टेस्ट ट्यूब बेबी देख लो, ये सब क्या है, ये है न्यू बायोटेक्नोलॉजी यानी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. इसका मतलब क्या हुआ, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में ट्रेडिशनल मेथड है ना, प्रिमिटिव मेथड है. तो ये क्या है, ये है ट्रेडिशनल या प्रिमिटिव मेथड. लेकिन मॉडर्न वाला क्या है, ये तो न्यू है, जो न्यूली डिस्कवर चीजें चल रही हैं, न्यू इस पे काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, ये किसके अंदर आता है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के. इसके अंदर आप एग्जांपल लिख लो, टेस्ट ट्यूब, है ना, आईवीएफ सेंटर्स, ये सब क्या है, किसके अंदर आता है, न्यू या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या आ गया, मान लो कर्ड आ गया, डोजा आ गया,
ब्रेड में बनाते हैं, ईस्ट लेते हैं, तो दीज आर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इतनी चीज़ों में? कुछ नया बताया ही नहीं मैंने। जो भी जीवन में चल रहा है, जो भी आसपास आप देख रहे हो, नई नई चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी पे काम हो रही है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है बस, है ना। चलो अब बात करते हैं कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलता है, यानी कि EFB। आपको फुल फॉर्म आ सकता है नीट के एग्जाम में, एक मार्क्स, मतलब आप ये नोट डाउन कर लो कि एक क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन आप बना सकते हो इससे कि EFB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है? अब ये क्या बोलता है? नई चीजें कुछ ज्यादा बोलता नहीं है ये EFB। इसी डेफिनेशन को जो मैंने बायोटेक्नोलॉजी को बताया है, इसको ही थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके घुमा फिरा के वही बातें बोली गई है ना। अभी एनसीईआरटी में मैं पढ़ाऊंगी तो आप देख लेना, जो चीज़ें अभी मैं बताई हूँ उसी को बस बताया गया है कि दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न को हम लोग एक नया शेप दे रहे हैं, नेचुरल साइंस से मिला के न्यू चीज़ों का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल है ह्यूमन लाइफ के लिए, सस्टेनेबल लाइफ के लिए, है ना। बस यही चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो प्रिंसिपल आते हैं। एक क्या आता है, बायोटेक्नोलॉजी जो प्रिंसिपल है इसके अंदर दो आते हैं। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, आजकल लोग कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा बात है कि लोग इस फील्ड में जा रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। देखो समझना ऊपर वाले को है, नीचे वाला तो बहुत इजी है ना, बायो प्रोसेस वेरी इजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोई ज़्यादा चीज़ें रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें क्या है, पहले आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ढूंढो, है ना, उसके बाद क्या करो, उसमें जीन ट्रांसफर करो, जो भी आपको न्यू डिजायरेबल जीन चाहिए उसमें ट्रांसफर करो, उसके बाद नया जीन बना लो, जीन क्लोनिंग कर लो, उसके बाद कॉपीज बना लो, है ना। तो यही तीन चीज़ें एनसीईआरटी में बताई गई है। क्लियर? अभी मैं आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बहुत डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा है इस चैप्टर में, एक एक चीज़ मैं पढ़ाऊंगी आपको, PYQs तक कराऊंगी, है ना। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ना है इस चैप्टर को। अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने क्या बोला, पहले क्या करेंगे। अब आप समझ जाओगे, अरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल दिया, अब तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है। अरे पूरा चैप्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे है, आपको टेंशन ही नहीं लेनी है किसी बात की, है ना। अभी आप बस लिखो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन ट्रांसफर। अब बताओ हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए ढूंढ तो लिए कि क्या करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेकिन हम उसको ट्रांसफर ही नहीं किए होस्ट में, तो क्या होगा, कुछ यूज ही नहीं आएगा उसको, है ना। तो ट्रांसफर करना वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या होगा, अब वो मल्टीपल कॉपीज ही नहीं बनी तो क्या होगा, कोई यूज ही नहीं होगा, जब तक कि मल्टीपल जीन क्लोनिंग ही ना हो, मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स ही ना बने आपके, तो क्या सेकेंड प्रोसेस का कोई बेनिफिट हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर फर्स्ट नहीं हुआ तो सेकेंड नहीं हुआ, सेकेंड नहीं हुआ तो थर्ड नहीं हुआ, है ना। तो ये तीनों प्रोसेस बहुत रिलेटेबल है ना। वेरी पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके थर्ड स्टेप होगा। ऐसा नहीं कि आप जीन ट्रांसफर को इरेज कर दिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के सीधा जीन क्लोनिंग कर दिए, आपका पूरा सिस्टम पूरा हैंग आउट हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, है ना। अब बात करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए। अब मान लो तुमने बहुत कुछ अच्छा कर लिया, कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ए ग्रेड तुमने काम किया है, लेकिन क्या हुआ, एन मोमेंट पे तुमने सफाई का ध्यान नहीं रखा और पूरा आपका मटेरियल कॉन्टामिनेट हो गया, क्या होगा फिर, पूरी चीज़ें बर्बाद हो गई आपकी, इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। अब ये तो आप चाहोगे नहीं, है ना। जाहिर सी बात है, कोई नहीं चाहेगा कि मेरा इतना पूरा प्रोसेस कर लिया मैंने, इतने मेहनत कर लिया, अभी सारा बर्बाद हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहोगे, मैं जानती हूँ नहीं चाहोगे। तो क्या करोगे, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का ध्यान दोगे, यानी कि कंटामिनेशन से बचोगे, स्टेराइल एनवायरनमेंट को प्रेफर करोगे, है ना। तभी तो जाके आपका कंटामिनेट नहीं होगा मटेरियल। क्लियर? तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इज एज मच एज इम्पॉर्टेंट एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इतनी बातें क्लियर हो रही है, साफ साफ लफ्जों में क्लियर हो रही है, कोई डाउट है? अभी तक मैंने नया कुछ चीजें बताई ही नहीं है, क्या डाउट होगा, है ना। कुछ अगर मन में आ रहा है तो कमेंट्स में लिख दो, जो भी डाउट आ रहा है। क्लियर? तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी पे जाते हैं, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन को रीड करते हैं, क्योंकि एट लास्ट क्या होता है, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आना है, तो हमें एनसीईआरटी को तो फॉलो करना पड़ेगा। चलो बुक निकालो, नाउ लिसन।
बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया आपको उतना हम लोग पहले रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमारा कोई पॉइंट मिस आउट ना हो जाए, है ना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। Biotechnology deals with techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce product and processes useful to humans. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ एंजाइम सीक्रेट हो जो बहुत काम का हो, उसको निकाल लो, उससे बनाओ कुछ अच्छा। तो ये सब किसके अंदर आता है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम और enzymes from organisms to produce product and services which are useful to humans। अब जो भी काम होगा पूरी जनता को यूजफुलनेस ही प्रोवाइड करेगा। ऐसा तो कोई हम काम करेंगे नहीं रिसर्च में, सालों साल तक ऐसा कोई काम तो कोई करेगा नहीं जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, यूजफुलनेस के लिए होगी, है ना। चलिए, in this sense, making curd, bread, wine, which are all micro-mediated process, could also be thought as a form of biotechnology। अब बताओ, यही तो मैं बता रही थी कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कैसे कर्ड बन रहा है, ब्रेड कैसे बन रहा है, वाइन कैसे बन रहा है। तो ये सारा ओल्ड मेथड है बायोटेक्नोलॉजी का। क्लियर? अभी मॉडर्न मेथड क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। However, it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a large scale। अब ओल्ड वाले में क्या दिक्कत आती थी? ओल्ड वाले में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती थी, है ना। क्या हो जाता था कि अब जो हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ताकि लार्ज स्केल पर हमारा पूरा ये जेनेटिकली मॉडिफाइड काम करे, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग काम करे। क्लियर? इस पे जा रहे हैं। फॉर द मेनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे कैसे ये आइडिया आया, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का देन है ना। IVF हो गया, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग ए DNA वैक्सीन। अब आप वैक्सीन डेवलप कर रहे हो, कोरोना में लोग कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बना रहे थे, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? सब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है। क्लियर है? तो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है, कितना कहाँ कहाँ जगह यूज आ सकता है आपको पता है। चलिए, The European Federation of Biotechnology has both given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern biotechnology। अब देखो, EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या किया अपने डेफिनेशन में, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को दोनों को मिला के एक डेफिनेशन बना दिया, और कुछ नहीं किया इन्होंने, है ना। इनका डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है। The integration of natural science and organism cells part thereof and molecular analogies for product and services। यही चीज को इन्होंने बस घुमा के लिखा है, यही जो मैंने आपको अभी तक बताया यही बात इन्होंने बोला है। बस इनके सेंटेंस आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बताया गया था कि नेचुरल साइंस का भी यूज़ करो, ऑर्गेनिजम्स का भी यूज़ करो, और कुछ मॉलिकुलर टेक्निक्स अप्लाई करके कुछ अच्छा बनाओ जो कि बहुत लार्ज स्केल पे लोगों को बेनिफिट करे, यूजफुलनेस हो। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें दो प्रिंसिपल की बात की, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो देयर आर टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसी पे बेस्ड है ना। किस पे बेस्ड है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फुल्ली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। क्लियर है इतनी चीज़ है? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, DNA और RNA। जेनेटिक्स, जीन लेवल पे आप बात कर रहे हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मतलब जीन, तो आप जीन लेवल पे जाके कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। या तो आप DNA में चेंज लाना चाह रहे हो या RNA में चेंज लाना चाह रहे हो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये सब जगह पे जीन लेवल पे जाके आप चेंज लाना चाह रहे हो, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? To introduce these into the host organism and thus change the phenotype of host organism। अब क्या करेंगे? जीन लेवल पे जाके उसको अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, है ना। DNA तक जाके या फिर जीन लेवल पे जाके उनको चेंज लाने की कोशिश करेंगे, और जब चेंज आ जाएगा तो उसको फिर होस्ट में डालेंगे। क्लियर आ रहा है? जब तक आप होस्ट में नहीं डालोगे आपका कोई भी काम नहीं करेगा एक्सपेरिमेंट। तभी तो यहाँ है जीन ट्रांसफर, है ना। क्लियर है?
तो जीन ट्रांसफर बहुत ईजी है, तभी तो उसके फिनोटाइप यानी कि होस्ट के फिजिकल अपीयरेंस या फिर कुछ भी में चेंज आना स्टार्ट होता है, फिनोटाइप में चेंज आना स्टार्ट होता है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सेकेंड प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या बोलता है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, आपको एकदम साफ सुथरी इन्वायरमेंट के अंदर ये परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट्स। इन ए केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर microbe eukaryotic cell in large quantity for the manufacture of biotechnological products। अब मान लो मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए, मान लो मैं ईस्ट या फिर कोई और, मान लो कोई बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ मुझे नहीं चाहिए। क्लियर? अब वो गलती से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, मेरे एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई उसकी, वो उसका मैंने यूज़ भी नहीं किया, तो कॉन्टेमिनेशन हो गया। क्लियर? तो पूरी एक्सपेरिमेंट खराब हो गई। इससे अच्छा है आप क्या करोगे, स्टेराइल इन्वायरमेंट मेंटेन करोगे, ताकि आपको जो स्पेसिफिक माइक्रोब्स, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपका काम है, उसको ही लार्ज क्वांटिटीज में कल्चर करोगे, यानी कि ग्रो कर लो। क्लियर? जैसे जब आप वैक्सीन बनाते हो, एंटीबायोटिक्स बनाते हो, एंजाइम्स बनाते हो, उसमें आप यूज कर सकते हो। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक प्रिंसिपल का मेन कोर conceptual developments। तो यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मान लो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेनिफिशियल है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेनिफिशियल है? आप सोच के जवाब बताओ। आप 1 मिनट का टाइम लो, आप सोचो पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, मैं बताती हूँ, आपका अगर सोच पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई करो। क्लियर? चलो बताती हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पेरेंट की तरह सेम डॉटर, उसके सम सिंपलर कॉपी 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 निकलते हैं, है ना? लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन आता है ना? तो ये वेरिएशन आना वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल। ये क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, अगली बार कोई और वेरिएशन आ जाएगा। और ये वेरिएशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन्वायरमेंट में आपको रहने के लिए वेरिएशन आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? आप इसको इवोल्यूशन में अच्छे से जानोगे, अभी जितना काम है उतना मैं बताते चल रही हूँ। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, तो अभी इतना ही देखते हैं, फिर मैं